ये क्या सुन रहा हूँ मैं? पूरी मुस्लिम दुनिया हमारी जिम्मेदारी है और खास तौर पर फलस्तीन। समझा? ये बहुत इंटरेस्टिंग आइटम है। इस वक्त जो हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं खालिस्तानी सिखों के और पाकिस्तान के, वो कन्वर्ज कर गए हैं, दोनों भारत की रियासत के खिलाफ है। हर गुजरते दिन के साथ IMF के मौजूदा प्रोग्राम की मुद्दत भी खत्म हो रही है और सियासी बेयकीनी की सूरत हाल IMF के साथ मालियाती मुआहदे की कोशिशों को पेचीदा बना सकती है। पूरी मुसलमान दुनिया हमारी जानिब देख रही है और जिस किस्म का सफाक जेनोसाइड और कत्लेआम फलस्तीन में यहूदी कर रहे हैं, कोई मुसलमान मुल्क उसको रोकने वाला नहीं। सब एक दूसरे की जानिब देख रहे हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि एटम बम चला देना चाहिए। तो सिख पाकिस्तान की अगर खालिस्तान बनती है, अब जो बनेगी इंशाल्लाह, तो वो पाकिस्तान की दोस्त रियासत होगी और उसका कैपिटल अमृतसर होगा, ईस्ट पंजाब में होगा, लाहौर में डेफिनेटली नहीं होगा। लेकिन अभी तक इस मौजूदा स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को $1.1 अरब मिलना बाकी है। कर्ज की इस बकिया रकम को हासिल करने के लिए पाकिस्तान को जल्द IMF को इंगेज करना होगा। पाकिस्तान का रोल था मुस्लिम दुनिया में, आज हमारा कोई रोल ही नहीं है। आज हम सिर्फ भीख मांगते नजर आते हैं हर एक से कि हमारा डिपॉजिट रखवा दो, तो इन्वेस्टमेंट कर दो, तो पैसे दे दो। ये थे ज़ैद हामिद जो कि ग़ज़वा हिंद की बात करते हैं और अब खालिस्तान की बात करने लगे हैं। उनका कहना ये कि जी खालिस्तान जो है वो लाहौर में नहीं बनेगा बल्कि अमृतसर में बनेगा। इंडिया तो हमारी समझ से बाहर हो चुका है। वो समझता है मैं पता नहीं क्या बन गया हूँ, क्या है क्या नहीं, बहुत बड़ा मुल्क, कुछ भी नहीं। हमारी नजर वो कीड़ी जितना मुल्क है। क्या कह रहा चूतिया? तो इस तमाम सूरत हाल में सबसे अहम सवाल ये है कि नई हुकूमत के लिए IMF प्रोग्राम हासिल करना कितना बड़ा चैलेंज होगा। पाकिस्तान मौजूदा प्रोग्राम भी पूरा नहीं करता तो नई आने वाली हुकूमत पर पहले ही डिफॉल्ट की तलवार लटकना शुरू हो जाएगी। इस वक्त इतने बुरे तरीके से हम जकड़े गए हैं कि हमें इतनी सख्त शराइत का सामना है कि हमें फॉल बैक करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों जैसा कि आपने क्लिप में देखा, एक तरफ IMF लोन के लिए पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है तो दूसरी तरफ लाल टोपी पर सारी मुस्लिम उम्मा की जिम्मेदारी का बोझ बढ़ रहा है। दोस्तों पाकिस्तान इस समय आर्थिक और राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रहा है। इसी बीच ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग घटा दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में चल रहे पॉलिटिकल क्राइसिस के चलते उसे गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आने वाली सरकार के सामने देश को गंभीर आर्थिक तंगी से उबारने की बड़ी चुनौती होगी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राजनीतिक संकट के चलते पाकिस्तान की नई सरकार को अप्रैल में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से नए कर्ज के लिए संपर्क करना मुश्किल होगा, क्योंकि उस पर पहले से ही $49 अरब का कर्ज है। दोस्तों पाकिस्तान को IMF ने पिछले साल ही जून महीने में $3 अरब का कर्ज दिया था, जिसकी 9 महीने की अवधि अब खत्म हो रही है। उधर पाकिस्तान को आर्थिक मदद के लिए फिर से एक बड़े कर्ज की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पूरी मुस्लिम दुनिया हमारी जिम्मेदारी है और खास तौर पर फलस्तीन, जहां सूरत हाल अब इतनी खराब हो चुकी है कि शुमाली गजा के 7 लाख फलस्तीनी भूख से मर रहे हैं और जनूबी गजा के 15 लाख किसी भी लम्हे इसराइली यलगार में तहस नहस किए जा सकते हैं, शहीद किए जा सकते हैं। और जो कायनात का जुल्म हो सकता था वो आपकी आंखों के सामने गजा में हो रहा है। पाकिस्तान बना भी नहीं था तो हमारे बड़ों ने फलस्तीन के लिए आवाजें उठाई थी। अल्लामा इकबाल, कायद आजम तो खुद मिस्र तशरीफ लेके गए, तमाम अरब हुक्मरानों को जमा किया, मुफ्ती आजम फलस्तीन से मुलाकात की और यकीन दिलाया कि हमेशा पाकिस्तान फलस्तीन के मुसलमानों की मदद के लिए खड़ा रहेगा। जब इंडिया इसराइल की मदद करने के लिए वेपन्स और ड्रोन्स भेज सकता है तो हम फलस्तीन के मुसलमानों की मदद करने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और सरफेस टू एयर मिसाइल और एयरफोर्स का कवर क्यों नहीं दे सकते? आखिर बोस्निया अगर आज कायम है तो पाकिस्तान की वजह से कायम है, पाकिस्तान आर्मी की वजह से, अल्लाह के फजल से कायम है। हमने तो उस वक्त UN की अम्ब्रेला में, UN फोर्सेस थी हमारी, हमने उनके अंदर होते हुए UN के मैंडेट की खिलाफ वर्जी करते हुए बोस्निया की मदद की, सर्ब्स को पीछे हटाया, वरना आज बोस्निया का नामो निशान ना होता। ये थे ज़ैद हामिद जो कि ग़ज़वा हिंद की बात करते हैं और अब खालिस्तान की बात करने लगे हैं। उनका कहना ये कि जी खालिस्तान जो है वो लाहौर में नहीं बनेगा बल्कि अमृतसर में बनेगा और 2 एटमी ताकतें यानी 2 न्यूक्लियर पावर्स के साथ जो है वो लड़ाई नहीं की जा सकती। तो एक के साथ दोस्ती होगी, दूसरे के साथ झगड़ा होगा। लेकिन इस किस्म की बातें जो ज़ैद हामिद करते हैं उनको पाकिस्तान में भी ज्यादा लोग सपोर्ट नहीं करते। मगर हैरत की बात, अफसोस की बात यह है कि अब भारत में इस तरह की बातें शुरू हो गई हैं और भारत में जो है ग़ज़वा हिंद और इस सब को लेकर बच्चों के ज़हनों में जो जहर भरा जा रहा है, यकीनन उसको रोकने की जरूरत है। पूरी मुस्लिम दुनिया, इंडोनेशिया की आजादी का मामला आया तो आपने देखा उस वक्त कायद आज़म ने सिपाही भी भेजे
اور ہالینڈ کے جو جہاز اسلحہ لے کر انڈونیشیا جا رہے تھے ان کو روک لیا کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے قتل عام میں مددگار نہیں ہوں گے. پوری پاکستان کی تاریخ اٹھا کے آپ دیکھ لیجیے, آپ اس سے بہتر جانتے ہیں. آج اللہ نے آپ کو عزت کے اس مقام پر کھڑا کیا ہے. پاکستان فوج کے خلاف پوری دنیا سازشیں کر رہی ہے. پاکستان کے اندر غداروں کی ایک فہرست ہے کہ جو پاکستان میں بغاوت کرنا چاہتے ہیں اور پاک فوج کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور عوام کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پاکستانی قوم قیادت تلاش کر رہی ہے. ہماری سیاسی قیادت آپ نے دیکھ لی, سب ناپاک غلیظ. تو اب کون سی قیادت کہاں سے آئے گی؟ ظاہر ہے کہ لوگ پاک فوج کی جانب دیکھیں گے. ہمیشہ جب پاکستان کو مشکل پڑی یا امت مسلمہ کو مشکل پڑی تو لوگوں نے پاک فوج کی جانب دیکھا ہے. اس وقت اتنے برے طریقے سے ہم جکڑے گئے ہیں کہ ہمیں اتنی سخت شرائط کا سامنا ہے کہ ہمیں فال بیک کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا یہ تو اب فور گون کنکلوژن آمنا کہ یہ 1.1 بلین کی اگلے مہینے ڈالر کی قسط دینے کے بعد ہم نے 5 سے 8 بلین ڈالر میں جانا ہے. اس پیسے کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے کی ہے. وہ کہتے ہیں نا کلین بل آف ہیلتھ ٹو دی اکانومی, وہ آئی ایم ایف دے گا, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, بائیلیٹرل کریڈٹ وہ آئیں گے سامنے. ادروائز مجھے بتائیں نا, جو یہ ہم نے 27 بلین ڈالر موجودہ مالی سال میں پے کرنا ہے, اگلے سال میں 71 بلین, 3 سالوں میں 71 بلین ڈالر پے کرنا, وہ کیسے آئے گا؟ دیکھیں اسٹیٹ بینک کی رپورٹ میں آپ کو بتا رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ 1952 کے بعد اب صورتحال ایسی ہے کہ اس سے پہلے ایسی مہنگائی نہیں آئی تھی اور بجٹ کا خزانہ اتنے برے حالات میں نہیں تھا. اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس ساری صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمیں 7% گروتھ ریٹ چاہیے. اور وہ کہہ رہے ہیں آمنا کہ یہ 2054 میں جا کے ہمیں موجودہ حالات کو اوور کم کریں گے تو 7% گروتھ ریٹ بنے گا اور پھر ہم 20 لاکھ سالانہ جاب پیدا کریں گے. تو مجھے بتائیں یہ 2057 تک کس نے جینا ہے؟ تو یہ سب چیزیں بتا رہی ہیں کہ آل از ناٹ ویل. یہ ہمیں بڑے سخت ترین فیصلے کرنے پڑیں گے. اور آج ظاہر ہے کہ اللہ نے اس پاک فوج کی قیادت آپ کو دی ہے. یہ سب ہلالی پرچم آپ نے بلند رکھنا ہے. اللہ اس کے ذریعے آپ کو عزت دے رہا ہے. آپ کے پاس اختیار ہے. یہ ظاہری دنیا کا اختیار تھوڑے دنوں کا ہے. اگر آپ سیدی رسول اللہ کی ڈیوٹی نہیں کریں گے تو آپ کو تبدیل کر کے اللہ آپ کی جگہ کسی دوسرے کو لے آئے گا. ظاہر ہے آپ سے پہلے بھی اس عہدے پر کوئی اور تھا, اس سے پہلے بھی کوئی اور تھا, اور آپ کے بعد بھی کوئی اور ہوں گے. لیکن جو سعادت کا موقع آپ کو آج مل رہا ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد تو نہیں ملے گا. آج آپ صاحب اختیار ہیں. آج آپ اسرائیل کو دھمکی دے سکتے ہیں. آج آپ دنیا کو اکٹھا کر سکتے ہیں یہودیوں کے خلاف کہ 20 لاکھ سیدی رسول اللہ کی امت کا بہترین حصہ ذبح ہو رہا ہے, اور ہم تماشا دیکھتے رہیں, پاکستان دیکھتا رہے کہ وہ رون دیے جائیں اسرائیلی ٹینکوں کے نیچے, ان کے بچے, ان کی عورتیں. یہ جینوسائیڈ ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے لائیو براڈ کاسٹ ہو رہا ہے, اور پاکستان دیکھتا رہے. پاکستانی قوم کو تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ آپس میں ان کو سیاست دانوں نے, فرقہ وارانہ جماعتوں نے, دہشت گرد گروہوں نے, قوم پرستوں نے اتنا تقسیم کر دیا ہے کہ یہ قوم امت کے بارے میں تو سوچ ہی نہیں رہی. لیکن جن کو اللہ نے ریاست کی ذمہ داریاں دی ہیں ان کا کام ہے سوچنا. رپورٹ میں پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجتے ہوئے کہا ہے کہ اپریل تک پاکستان کی تجوری خالی ہو سکتی ہے. اس کی وجہ سے پاکستان کی ارتھ ویوستھا اور ٹوٹے گی, جسے سنبھالنے کے لیے بے حد مشکل ہو جائے گا.